नमस्कार दोस्तों, मैं सिकंदर खान आरपीसी सेकंड ग्रेड 2010 के लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन ने कुछ क्वेश्चन है उस समय अपन ने पढ़ लिए थे। आज अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अपन को क्वेश्चन दे रखा है कि दो रेखाओं के बीच का कोण होगा यदि दो रेखाएं, इन दोनों रेखाओं के आपको समीकरण दे रखा है। से अपन को क्या दे रखा है वो अपन बात करते हैं। दी गई रेखाएं, अपन को क्या क्या दे रखी है, देखो दी गई रेखाएं। अपन लोगों को एक रेखा है तो दे रखी है y माइनस √3x माइनस 5 इक्वल टू 0, और जो दूसरी रेखा जो अपन को दे रखी है वो √3y माइनस x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको मैंने मान लिया समीकरण नंबर 2 और ये हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, अपन को ये दे रखा है। चूंकि रेखा एक की प्रवणता, इसको अपन ने मान लिया m1। ये होता है क्या, फॉर्मूला होता है माइनस x का गुणांक अपॉन y का गुणांक, x का गुणांक अपॉन y का गुणांक। x का गुणांक कितना है इसमें देखते हैं। पहली रेखा में x का गुणांक है माइनस के √3 और y का गुणांक है 1, तो ये मेरे पास हो जाएगा √। चलो एक बार इसको थोड़ा सा इस साइड से कर लेते हैं। x का जो गुणांक दे रखा है अपन को वो दे रखा है माइनस का √3, ये अपने पास 1 है, तो ये मेरे पास हो जाएगा √3m की वैल्यू। रेखा दो की प्रवणता, रेखा जो दो की जो प्रवणता होगी उसको अपन ने मान लिया m2। ये मेरे पास x का गुणांक, अपन को x का गुणांक कितना दे रखा है रेखा के अंदर, वो अपन को दे रखा है -1। y का गुणांक ये है √3, तो ये मेरे पास हो जाएगा 1/√3। इसलिए दी गई रेखाओं के बीच का कोण, दी गई रेखाओं के बीच का कोण, वो मेरे पास फॉर्मूला होता है tan इनवर्स मॉडुलस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 डॉट m2। m1 की वैल्यू मेरे पास √3 है, यह आ जाएगा tan इनवर्स √3, ये मोड है यहाँ, माइनस 1 अपॉन √3 अपॉन 1 प्लस √3 इंटू 1 अपॉन √3। ये मेरे पास आएगा tan इनवर्स। अगर मैं इसका एलसीएम √3 लूं तो मेरे पास आएगा 3 - 1। अभी इसको थोड़ा सा मोड कर देते हैं, यहाँ मोड दे रखा है, ये मोड। नीचे वाले का भी रूट मेरे पास कितना हो जाएगा, एक काम करते हैं नीचे वाले को, देखो ये √3 से √3 कैंसिल आउट, तो ये मेरे पास हो जाएगा 2। यह आ जाएगा tan इनवर्स 2/2√3। ये मेरे पास हो जाएगा tan इनवर्स 1/√3, और tan में ये वैल्यू किसकी होती है, tan इनवर्स tan 30 की होती है, 30 डिग्री की होती है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 30 डिग्री। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। दोस्तों, इसके अंदर जो ऑप्शन नंबर 2 है, ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या है, राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या है, राइट आंसर है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक ऑब्जर्वर एक बिल्डिंग से 72 मीटर दूरी पर खड़ा है, वहां से बिल्डिंग के ऊपर लगे फ्लैग स्टॉप के ऊपरी तथा नीचे सिरे का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री तथा 45 डिग्री है, तो फ्लैग स्टॉप की ऊंचाई क्या है, ये पूछा अपन को। दोस्तों, अपन ने ये मान लिया कि एक ऑब्जर्व है, ये तो मेरे पास मैंने मान ली ये तो बिल्डिंग है, ये तो है बिल्डिंग। यहां कोई ऑब्जर्व खड़ा है, कोई भी प्रेक्षक है वो यहां खड़ा है, ठीक। ये हो गई बिल्डिंग,
देखो ये बिल्डिंग है, ये ऑब्जर्व है यहाँ पर। फिर आगे क्या कह रहा है, वहां से बिल्डिंग के ऊपर, ये बिल्डिंग है, इसके ऊपर एक फ्लैग लगा हुआ है। मान लिया मैंने, ये एक फ्लैग है, ये क्या है, एक फ्लैग मान लेते हैं इसको, थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं। ये बिल्डिंग है, ये मैंने कोई फ्लैग मान लिया, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, फ्लैग स्टाफ उसके ऊपरी तथा नीचे सिरे का उन्नयन को, इस फ्लैग का यहाँ से देखो अपन को क्या कह रहा है, ये आप लोगों को यहाँ पर दे रखा है कि ये तो दे रखा है एंगल 45 डिग्री, और ये जो एंगल दे रखा है वो दे रखा है 60 डिग्री। यहाँ पर ये प्रेक्षक हो गया, इसको अपन ने मान लिया B, ये मान लिया C और ये मान लिया D। दोस्तों इस बात को अच्छी तरीके से देखना है अपन को। ये क्या कह रहा है, एक ऑब्जर्व, एक बिल्डिंग से, ये बिल्डिंग है, ये ऑब्जर्व है, थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की जो अपन को दूरी दे रखी है वो दे रखी है 72 मीटर दे रखी है। ये हो गई बिल्डिंग, ये हो गया ऑब्जर्वर। अब आपको पता होना चाहिए, देखो ये अगर इतना इतना एंगल, यानी कौन से त्रिभुज, त्रिभुज ABC, ये जो छोटे वाला त्रिभुज है इसका एंगल दे रहेगा 45, tan 45 का मान होता है 1। तो अगर ये अपने पास, इसको अगर अपन ने R मान लिया, ये अपन ने R मान लिया, दोस्तों ये भी कितना होगा R, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। इसी प्रकार बड़े वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूं, ये बड़े वाले का कोण दे रखा अपन को 60, tan 60 का मान होता है √3, तो ये √3R, ये है हो जाएगा R, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब चाहे बड़े वाला त्रिभुज लो या अपन ऐसे मानते छोटे वाला ट्रायंगल लो, दोनों के लिए जो ये आधार AB है वो सेम होना चाहिए। देखो दोनों में सेम है RR, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहां से जो BD, जो लेंथ दे रखी है BD, ये दे रखी है √3R, और ये नीचे वाली दे रखी है R। तो आपको पता है इस फ्लैग की जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी, √3 - 1 × R हो जाएगी। अब अपन को क्या दे रखा है, देखो हमें दे रखा है कि R की जो वैल्यू है वो अपन को दे रखी है 72 मीटर। R की वैल्यू कितनी दे रखी है, 72 मीटर। अपन को पूछा क्या है, फ्लैग स्टाफ की ऊंचाई पूछी है, तो फ्लैग स्टाफ यानी ये ऊंचाई पूछी है CD, तो इसलिए फ्लैग स्टाफ की ऊंचाई, और ये ऊंचाई अपन को दे रखी है CD, तो CD की वैल्यू कितनी दे रखी है, √3 - 1 × R। देखो अपन को दे रखा है, √3 - 1 × R, ये CD की दे रखी है अपन को, और ये आ जाएगा √3 - 1 R। R की वैल्यू अपन को दे रखी है 72। आपको पता है √3 की वैल्यू 1.732 - 1, ये अपन को दे रखी है 72, ये आएगा 0.732 × 72। मल्टीप्लाई करोगे तो दोस्तों अपने पास जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी 52.7 मीटर। ठीक है, देखते हैं कौन सा ऑप्शन दे रखा है। देखो CD की लेंथ अपन, देखो थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेते हैं। देखो ये दे रखी है अपन को CD, √3 - R। R की वैल्यू अपन को देखो ये R दे रखा है, ये R की वैल्यू बस यहाँ रखनी है, इतना ही काम है। तो इसका मतलब इसका जो ऑप्शन नंबर 2 B है वो इसका क्या है, राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, राइट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि y बराबर a log x प्लस b x स्क्वायर माइनस x का x बराबर -1 तथा x बराबर 2 पर अधिकतम मान होता है। ये हमें क्या दे रखा है, जो पहले जो दे रखा है उसको लिख देते हैं, चूंकि दिया गया है कि हमें एक वक्र का समीकरण दे रखा है कि a log x प्लस b x स्क्वायर माइनस x, ये अपन को दे रखा है।
पहले साथ साथ में क्या करेगा, अधिकतम मान दे रखे हैं, यानी x बराबर -1 और x बराबर 2 पर इसका अधिकतम मान पूछा है। तो इसका x के सापेक्ष एक बार अवकलन कर लेते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy/dx बराबर हो जाएगा a log x का 1/x, या जाएगा 2bx, ये -1। और एक बात तो ये होगी, क्योंकि x बराबर -1 तथा x बराबर 2 फलन के दो चरम बिंदु है, फलन के दो चरम बिंदु है। अतः इन बिंदुओं पर ऐसे कर लेते हैं, इन बिंदुओं पर देखते हैं, ये दोनों बिंदु यहां रख लेते हैं। इन दोनों बिंदुओं पर dy/dx की जो वैल्यू है वो x बराबर -1 पे 0 कर दो, और इधर अपन को dy/dx की जो वैल्यू है वो x बराबर 2 पर 0 कर दो। -1 अपन जब इसमें वैल्यू रखेंगे तो अपने पास आएगा -a -2b -1 = 0। देखते हैं दोस्तों, ये दे रखा गया, देखो -1 रखेंगे इसमें तो -a -2b आ गया, -1 रखेंगे देखो ये -a ये -2b ये -1 बराबर 0 आएगा। ठीक है, देखते हैं आगे। यहाँ 2 रखेंगे तो ये आएगा a/2 + 4b - 1 = 0। 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, a + 8b - 2 = 0। इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। a और b की वैल्यू निकाल लो, ये अपन को पूछा है। समीकरण 1 + 2 से समीकरण 1 व 2 को जोड़ दो। देखो दोनों को जोड़ेंगे तो a से a कैंसिल आउट, 8b में 2b जोड़ेंगे तो आएगा 6b - 3 = आएगा 0। तो b की वैल्यू आ जाएगी 3/6 यानी 1/2। समीकरण 1 में b का मान रखने पर समीकरण 1 में b का मान रखेंगे तो ये आएगा -a × 2 × b का मान 1/2 -1 बराबर 0। यह आ जाएगा -a -1 बराबर 0 -a बराबर 2। तो a की वैल्यू -2। दोस्तों अपने पास a की वैल्यू -1 और यहाँ पर जो b की वैल्यू जो आई है वो आई है b बराबर 1/2। देखते हैं कौन से ऑप्शन में दे रखा है। क्या था कि a की वैल्यू तो थी अपने पास b की वैल्यू 1/2, a की वैल्यू -2, तो b की वैल्यू 1/2, a की वैल्यू -। देखते हैं a बराबर -2 और b बराबर 1/2, ये दे रखा है, चेक करते हैं। देखो a बराबर -2 b बराबर 1/2 ये दे रखा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका 3 है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दो परस्पर लंबवत बलों F1 व F2 का परिणामी F1 के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। इस स्थिति में कौन सी बात सत्य है, अपन को यह पूछा है। दो परस्पर लंबवत बल, एक बल तो मैंने मान लिया जैसे ये एक बल मान लिया मैंने, ये दो परस्पर लंबवत बल है, इस बल को मैंने मान लिया F2, इस दिशा में इस बल को मैंने मान लिया F1 है। फिर इसका परिणामी, थोड़ा सा इसको आगे तक ऐसे बढ़ा देते हैं, ये इसका हो गया परिणामी। क्या हो गया इसका, ये परिणामी। परिणामी क्या दे रखा है भाई, इसका जो परिणामी R होता है वो अपन को दे रखा है F1। ये अपन को सिचुएशन दे रखी है, ये इस डायरेक्शन में तो ये भी इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में। ठीक है, मैं बात करता हूँ, इसको थोड़ा सा नाम दे देते हैं P Q, इसको R, इसको दे देते हैं S। दोस्तों मैं बात करता हूँ समकोण त्रिभुज PQR में। देखो समकोण त्रिभुज PQR में एक बात क्या दे रखा है, क्वेश्चन में जरूर दोबारा देखना आप। ये दे रखा है दो परस्पर लंबवत बल, एक बल F2 एक बल है, दोनों लंबवत है, का परिणामी F1 है। देखो परिणामी F1 है, F1 के साथ 30 डिग्री का ये परिणामी इस F1 के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ये आपको और दे रखा है। तो देखो त्रिभुज PQR में क्या हो जाएगा,
tan 30 बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब है आर क्यू, आधार कितना हो गया पी क्यू, देखते हैं वैल्यू रखते हैं। tan 30 1/√3, लंब कितना हो गया भाई इसका, वो हो गया f2, आधार कितना हो गया f1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो f1 बराबर हो जाएगा √3f2। f1 बराबर क्या हो गया, f1 बराबर 3√2, तो f1 की वैल्यू कितनी है √3f2, √3f2, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 क्या है, राइट आंसर है। तो आपने देखा ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या है, राइट आंसर। मैं बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को क्या दे रखा है उसके बारे में देखते हैं। समतल 3x + 4y + 5 = 0 एवं रेखा x - 1/2 बराबर y - 2/0 बराबर z - 1/1 के मध्य कोण पूछा है। मैं थोड़ा सा पहले इनका कंसेप्ट बताता हूँ, समतल रेखा के बीच का कोण क्या होता है, थोड़ा सा कंसेप्ट समझना सारे के सारे। यदि रेखा x - x1/a, y - y1/b, z - z1/c तथा समतल a' x प्लस b' y प्लस c' z प्लस d' बराबर 0 के बीच का कोण फॉर्मूला होता है sin थीटा बराबर a प्लस b डैश, थोड़ा सा डैश को ऊपर ले लेते हैं, ये a डैश ये b डैश प्लस c डैश अपॉन, यह आ जाएगा a² प्लस b² प्लस c² डॉट, यह आ जाएगा a डैश का स्क्वायर, b डैश का स्क्वायर, c डैश का स्क्वायर। तो आप देखते हैं क्या क्या दे रखा। और यहां देखो a डैश की जो वैल्यू है वो 3 है, b डैश की वैल्यू वो 4 है, c डैश की वैल्यू 0 है और d डैश की वैल्यू है 5 एवं a बराबर 2 है, b बराबर 0 है, c बराबर 1 है। देखते हैं दोस्तों कंपेयरिंग करके, मैं दोबारा बता रहा हूं आपको, ये मेरे पास a है, ये b है, ये c है, ये a डैश है 4, यहाँ पर b डैश है और c डैश है नहीं, 0 जाएगा और d डैश की वैल्यू है 5, ये दे रखा है। तो देखते हैं आगे, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो। देखो अब अपन जानते हैं साइन थीटा बराबर, फॉर्मूला रख दो, क्या होता है a डैश, a की वैल्यू 3 है, a डैश की वैल्यू 2, b की वैल्यू 4, b डैश 0, c की वैल्यू 0, c की देखो c डैश की वैल्यू 0, c की वैल्यू 1 है, अपॉन रूट, अगर अपन इसका स्क्वायर करेंगे देखो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, c डैश का स्क्वायर करेंगे 0। इसी प्रकार a का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0, c का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1। ये मेरे पास कितना आ गया, ये 6, ये 0 अपॉन 16 9 25, 25 का रूट हो जाएगा 5, ये आ जाएगा √5। दोस्तों अपने पास आया 6/5 √5। देखते हैं कौन से ऑप्शन में दे रखा है, साइन थीटा बराबर आया, तो देखो कितना आया था अपना 6/5 √5, 6/5 √5 ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, और यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। देखो 6 पौनी ये आ रहा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, बिंदुओं 2 बिंदु दे रखे हैं, इनको मिलाने वाली रेखा की दिक्कोजिया पूछिए। दोस्तों पहले मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूं, कॉन्सेप्ट इसका क्या होता है। देखो बिंदुओं अपने मान लिया P x1 y1 z1 तथा Q ये अपन ने मान लिया x2 y2 z2 को मिलाने
वाली रेखा की दिक्कोज्या, दिक्कोज्या। अब इसकी दिक्कोज्या कैसे निकालते हैं वो भी देखते हैं। जैसे ये मैंने मान लिया Q बिंदु x2 y2 z2, ये मेरे पास P पॉइंट है, x1 y1 z1। तो पहले तो इनके बीच की दूरी, यानी एक बार देखते हैं इसके पॉइंट को क्या माना था, P और Q माना था। तो PQ बराबर दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा z2 माइनस z1 का स्क्वायर। तो दिक्कोज्या का जो फॉर्मूला होता है, दिक्कोज्या, दो बिंदु को मिलाने वाली दिक्कोज्या, इसका फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 अपॉन ए बी, y2 माइनस y1 अपॉन ए बी, ये मेरे पास हो जाएगा z2 माइनस z1 अपॉन ए बी। देखते हैं यहाँ पर, अब थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं कलर को। अब अपन को दो बिंदु क्या क्या दे रखा है, एक बिंदु दे रखा है O, ये दे दिया 0 0 0, ये दे रखा है P 2 3 4। देखते हैं और आपको मैं दिखा देता हूँ। देखो ये तो O पॉइंट हो गया और ये पॉइंट हो गया P, ये दो पॉइंट दे रखे हैं, तो दिक्कोज्या निकाल लेते हैं। एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है। पहले OP के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, कितनी आएगी वो देख लेते हैं। देखो 2 में से 0 हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 में से 0 हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9, 4 में से 0 घटाएंगे 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 4 20 और 9 29 हो गए। इसलिए OP रेखा की दिक्कोज्या x2 2 माइनस 0 अपॉन रूट 29, 3 माइनस 0 अपॉन रूट 29, 4 माइनस 0 अपॉन रूट 29, तो यह आ जाएगा 2/29, 3/29 और यह आ जाएगा 4/29। देखते हैं कौन सा ऑप्शन दे रखा है, 2/29, 4 2/√29, 3/4 ये आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका देखते हैं कौन सा हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका सही है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करना चाहूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को क्या दे रखा है उसकी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को दे रखा है कि यदि किसी प्रक्षेप्य द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई क्षैतिज परास के बराबर है तो प्रक्षेप्य कौन है। क्या क्या दे रखा है, पहले अपन ये मान लिया, माना कि प्रक्षेप्य कोण अल्फा तथा प्रक्षेप वेग u है, मैंने ये मान लिया। तो इसलिए महत्तम ऊंचाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g तथा क्षैतिज परास वो क्या होती है 2u स्क्वायर साइन अल्फा कोस अल्फा अपॉन g, ये होती है। दोस्तों अपन को क्या क्या दे रखा है यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है, एक तो महत्तम ऊंचाई और क्षैतिज परास बराबर बता रहा है। तो प्रश्नानुसार आप क्या करोगे, प्रश्नानुसार महत्तम ऊंचाई इक्वल टू क्षैतिज परास। महत्तम ऊंचाई है u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g, क्षैतिज परास अपन ने लिखाया था 2u स्क्वायर साइन अल्फा कोस अल्फा अपॉन g, ये दे रखा है। जो करते हैं उनको काटते हैं, तो देखो u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल आउट, एक साइन से एक साइन कैंसिल आउट, एक g से एक g कैंसिल आउट। तो मेरे पास क्या बचा, साइन अल्फा अपॉन 2 इक्वल टू 2 कोस अल्फा, ये मेरे पास बचा है। तो यहाँ पर हो जाएगा, कोस से डिवाइड कर देता हूँ,
साइन एल्फा अपॉन कोस एल्फा इक्वल टू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। ये हो जाएगा टेन एल्फा इक्वल टू 4, तो एल्फा इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स 4, यानी इसका प्रक्षेप जो कोण है वो कितना हो जाएगा टेन इनवर्स यू। देखते हैं टेन इनवर्स 4 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, टेन इनवर्स 4 ऑप्शन नंबर 4 में अपन को दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अचर बल जो 20 ग्राम द्रव्यमान के पिंड पर कार्य कर रहा है, विरामावस्था से 3 सेकंड में 54 सेमी प्रति सेकंड का वेग उत्पन्न करता है, तो बल का परिमाण होगा। क्या दे रखा अपन को वो लिख देते हैं पहले। चूंकि दिया गया है कि पिंड का द्रव्यमान 20 ग्राम दे रखा अपन को। उसके बाद में प्रारंभिक वेग देखते तो प्रारंभिक वेग इसको कहते हैं u, ये अपन को दे रखा है 0। अंतिम वेग होता है v, ये अपन को दे रखा है 54 सेमी पर सेकंड। समय वो दे रखा है t बराबर दे रखा है 3 सेकंड। एक बार मैं दोबारा कंफर्म कर देता हूं, 20 ग्राम का द्रव्यमान है पर कार्य कर रहा है, देखो विरामावस्था में 20 ग्राम का द्रव्यमान के पिंड पर कार्य कर रहा है विरामावस्था में, प्रारंभिक वेग 0, t सेकंड में समय दे दिया 3 सेकंड और 54 सेमी प्रति सेकंड से वेग उत्पन्न है, तो इसका अंतिम वेग है वो कितना है 54 सेमी प्रति सेकंड। नेक्स्ट अब अपन बात करते हैं, अपन ये मान लिया माना पिंड में अचर बल, माना पिंड में अचर बल F उत्पन्न होता है, अचर बल F से उत्पन्न त्वरण A है, मैंने मान लिया त्वरण A है। तब देखो अपने पास गति का समीकरण होता है V बराबर U प्लस 80। V बराबर क्या होता है, V बराबर U प्लस 80, सबकी वैल्यू रख देते हैं। V कितना दे रखा है, V अपन को दे रखा 54, U दे रखा 0, A इंटू टी का मान दे रखा 3, तो ये आ जाएगा 54/3 A की वैल्यू, तो A की वैल्यू आ जाएगी 18 सेमी सेकंड स्क्वायर। देखो त्वरण की बात चल रही है तो ये सेमी स्क्वायर में आ गया। तथा अपन जानते हैं बल बराबर क्या था, देखो F बराबर क्या होता है M इंटू A, M दे रखा है 20, A अपने पास कितना है 18, तो 18 दूनी 36, 360 डाइन। देखो बल का मात्रक जो होता है वो डाइन, ये F हो गया। अतः बल का अभिष्ट परिमाण कितना हो जाएगा 360। देखते हैं कौन से ऑप्शन में दे रखा है 360 डाइन, यानी ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या है राइट आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को दे रखा है, एक कण पर क्रियाशील दो समान बलों P एवं P के मध्य कोण क्या होगा जबकि उनका परिणामी भी P के बराबर है। मैंने ये मान लिया एक कण पर क्रियाशील दो समान बल है, एक बल मैंने P मान लिया, ये दूसरा बल ये भी दे रखा P, और इनका जो ये परिणामी है R, वो भी क्या दे रखा है P दे रखा है, ये दे रखा है। मैंने यहां लिख दिया माना समान बलों के मध्य का कोण अल्फा हो तो फॉर्मूला क्या होता है R स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कोस अल्फा। देखो दोस्तों ये अपने पास इन दोनों बलों का जो एंगल है वो मैंने एंगल कितना मान लिया, देखो मैंने ये एंगल मान लिया, यहाँ पर अल्फा मान लिया, तो अल्फा मानने के बाद क्या होगा, यानी ये अल्फा एंगल वो ये मान लिया दोनों बलों के बीच का। ठीक है, अब वैल्यू रख देते हैं, ये P दे रखा तो P स्क्वायर,
ये भी पी स्क्वायर, ये भी पी स्क्वायर प्लस 2p, क्यू की जगह भी अपने पास p है, ये हो जाएगा कोस अल्फा। ये मेरे पास हो जाएगा पी स्क्वायर इक्वल टू 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर कोस अल्फा। तो p स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 2p स्क्वायर कोस अल्फा माइनस p स्क्वायर इक्वल टू 2p स्क्वायर कोस अल्फा। नेक्स्ट चलते हैं, ये आ जाएगा माइनस का p स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा कोस अल्फा माइनस 1/2 इक्वल टू कोस अल्फा, अल्फा इक्वल टू कोस इनवर्स माइनस 1/2। अब आपको ये फॉर्मूला सबको पता है, कोस इनवर्स माइनस थीटा होता है वो पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा होता है। तो ये आ जाएगा पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2। पाई में जो कोस में 1 जो मान होता है वो कितना होता है 60 का होता है, यानी पाई/3 का एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो 2π/3, ये अपन कह सकते हैं 120 डिग्री। तो दोस्तों ये आया, देखते हैं कौन सा ऑप्शन दे रखा है 120, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या है राइट आंसर है। मैं बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक 12 मीटर लंबी छड़ को, एक 12 मीटर लंबी छड़ है, देखो इसको अच्छी तरीके से समझना, सदिश का है तो अच्छी तरीके से देखना है। एक थोड़ी इसको सीधी लाइन कर लेते हैं, ये मैंने मान लिया एक 12 मीटर लंबी छड़ मान ली, इसको नाम दे दिया AB। इस छड़ की जो लेंथ है वो कितनी है, यहाँ से यहाँ तक अपन को दे रखा है 12। एक 12 मीटर लंबी छड़ को दो व्यक्ति अपने कंधे पर उठाकर ले जा रहे हैं। दो व्यक्ति मैंने एक मान लिया, एक व्यक्ति तो ये मान लिया और एक व्यक्ति मैंने ये मान लिया। अच्छी तरीके से देखना है, ये दो व्यक्ति नाम दे दिया A और B, ये A और B है, ये हो जाएगा C और D। दो व्यक्ति अपने कंधे पर उठाकर ले जा रहे हैं। यदि उनके मध्य की दूरी सदैव 6 है, इन दोनों के जो मध्य की दूरी है वो यहाँ से यहाँ तक की 6 दे रखी है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि यदि उनके मध्य की दूरी 6 मीटर रहती है, प्रथम व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से आधा वजन उठाता है। एक व्यक्ति ये अगर W बार उठा रहा है तो ये इसका, यानी ये अगर दुगुना उठा रहा है तो ये इसका आधा उठा रहा है। मैंने ये मान लिया और ये इसका अपने मान लिया परिणामी R जो बीच में सेंटर में रहेगा। ये पूरी यहाँ से यहाँ तक की 6 दे रखी है, ये मैंने x मान ली। तो दोस्तों ये कितनी हो जाएगी 6 माइनस x हो जाएगी। अब अगर बात करते हैं ये पूरी 12 है तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी, ये 6 है तो ये भी कितनी है 6 है। अब यहाँ पर मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा अलग बना लेता हूँ, अपन को जिसकी जरूरत है उसकी बात करता हूँ। ये एक ओमेगा बल है, बार है, इस पे मैंने मान लिया ये 2 ओमेगा इससे दुगुना है, ये इसका परिणामी है वो R है, ये यहाँ से यहाँ तक 6 माइनस x है, ये मेरे पास x है और ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 6 है और ये व्यक्ति D है, ये व्यक्ति मेरे पास क्या है C। देखो मैं E के सापेक्ष, देखो अच्छी तरीके से देखना है, यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट बात है। बिंदु E के सापेक्ष, बिंदु E के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर, बल आघूर्ण लेने पर, देखो आघूर्ण लेने पर मैं बिंदु E के सापेक्ष, यानी ये मेरे पास E पॉइंट है भाई, इसको अपन ने E पॉइंट मान लिया। ये पॉइंट क्या है E है, E पॉइंट, जो परिणामी जो पॉइंट है ना वो E है। अब आपको पता है, थोड़ा सा मैं इसको समझने की कोशिश करूँ, आपको अच्छी तरीके से देखना है। जब आप यहाँ पर इसको रखोगे तो बल आघूर्ण क्या होता है, बल जो आघूर्ण होता है उसका जो फॉर्मूला होता है बल गुणा बल की क्रिया रेखा की अक्ष से लंबवत दूरी। यानी कहने का मतलब है बल गुणा बल की क्रिया रेखा की अक्ष से लंबवत दूरी। जैसे यहाँ है तो इस डायरेक्शन में इसको फॉलो करेंगे, यार घुमाएंगे, देखो रोटेट करेंगे, या यहाँ से जैसे ऐसे मान लो, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, यहाँ से आप
इसको रोटेट करोगे तो ये इस तरह से घूमेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो बल गुण यहाँ लिख देता हूँ, तो ये आ जाएगा W इंटू देखो 6 माइनस बार तो कितना है, देखो बल तो 6, ये जो लंबो दूरी है वो कितनी है 6 माइनस एक्स है, तो ये मेरे पास 6 माइनस एक्स। अब एक बार अच्छी तरह इसमें ध्यान रखना पड़ता है, ये जो होता है एंटी क्लॉकवाइज और ये हो जाए क्लॉक, इस डायरेक्शन में इसको घुमाएंगे तो इधर जाएगा, तो इधर जाएगा, तो अपने ये मान लिया प्लस में। अब इस बार की बात करता हूं तो इस बार को रोटेट करेंगे तो ये इसकी डायरेक्शन जो हो जाएगी वो ये डायरेक्शन हो जाएगी, ये डायरेक्शन होते ही तो इसका माइनस सिंबल आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 ओमेगा इंटू एक्स और ये हो जाएगा r गुणा 0, क्योंकि इसकी लंबो देखो इस बल की लंबो दूरी अपन को दे रखी है x और इस बल की लंबो दूरी दे रखी है अपन को 6 माइनस एक्स, इसकी लंबो दूरी नहीं है तो 0, तो ये आ जाएगा मेरे पास 6w माइनस डब्लू एक्स माइनस 2w बराबर 0, ये आ जाएगा 6w माइनस 3w और यहाँ से 6w बराबर 3w x बराबर हो जाएगा 6w अपॉन 3w यानी 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या है राइट आंसर, अपन को ये दूरी पूछी थी। इसकी मैं शॉर्ट मेथड की बात करता हूं तो वो भी देखना। ये क्या दे रखा है सदृश समांतर सदिश के अंदर थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये मेरे पास P है, ये मेरे पास Q है, इसका परिणामी मैंने मान लिया R, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस वो मैंने मान ली L, ये अगर x है तो ये डिस्टेंस हो जाएगी L माइनस एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मान लिया A, ये मैंने मान लिया B, ये मैंने मान लिया C। तो याद रखना दोस्तों x निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q अपॉन P प्लस Q इंटू L, ये फॉर्मूला होता है। अब मैं इसी की जो अपन ने डायग्राम बनाया था उस डायग्राम को एक बार देखते हैं। इस डायग्राम की बात कर रहा हूँ मैं, इस डायग्राम की, तो इस डायग्राम को दोबारा काम में लेंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो यहाँ कंपेयरिंग करके देख लेना, Q की वैल्यू है 2 ओमेगा है, P की वैल्यू ओमेगा है, L की वैल्यू 6 है, तो इसलिए फॉर्मूला क्या है x की जगह यहाँ पर देखो 6 माइनस एक्स बराबर 2 ओमेगा अपॉन ओमेगा प्लस 2 ओमेगा इंटू L, इनके बीच की दूरी 6 है, तो 6 माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2 ओमेगा अपॉन 3 ओमेगा इंटू 6, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट, ये 3 से 2 बार, 6 माइनस एक्स बराबर 4, तो x बराबर हो जाएगा 6 माइनस 4 यानी 2, यानी ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा ऑप्शन नंबर दे रखा है। ऑप्शन नंबर इसका जो ए है वो राइट आंसर है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक नगर परिषद में 4 पुरुष व 6 स्त्रियां है, यदि एक समिति के लिए यादृच्छा एक सदस्य चुना गया तो एक स्त्री के चुने जाने की संभावना। दोस्तों अपन को यहाँ क्या क्या दे रखा है, देखो एक बार 1 मिनट देख लेते हैं। पुरुष अपन को दे रखे हैं, वो दे रखे हैं 4 पुरुष, स्त्रियां वो दे रखी है अपन को 6। कुल सदस्य कितने नगर परिषद में, कुल सदस्य जो कुल सदस्य है वो 6 प्लस 4 यानी 10, इसलिए एक स्त्री के चुने जाने की संभावना ये पूछा है। फॉर्मूला होता है अनुकूल स्थितियां अपॉन कुल स्थितियां। दोस्तों किसकी बात चल रही है यहाँ पर, स्त्री, और स्त्रियां कितनी है वो अपन को दे रखी है 6। तो देखते हैं नेक्स्ट में, तो इसकी जो प्रायिकता हो जाएगी पी ए, ये तो दे रखी है 6, टोटल अपने पास 10 है, तो मेरे पास हो जाएगा 3/5। तो एक स्त्री चुने जाने की जो प्रायिकता होगी वो आए कितनी आ रही है 3/5 आ रही है, तो 3/5 यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दे रखा है, देखो बच्चों इसको अच्छी तरीके से देखना है। ये एंगल पूछा आपको x, ये दे रखा है 35,
और ये एंगल दे रखा है 25 डिग्री। ये एफ है, ये बी है, ये डी है, ये ए, ये है ई, ये आ गया सी, ये आ गया ओ, ये दे रखा है दोस्तों। सबको देख रहे हैं, क्योंकि एंगल, थोड़ा सा इसको अच्छी तरीके से लिख लेते हैं। एंगल ए है, एंगल ए बी ओ है, वो एंगल बी ओ एफ के बराबर होगा। एंगल बी ओ एफ एंगल किसके बराबर होगा? एंगल ए बी ओ है, वो एंगल बी ओ एफ के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि एकांतर कोण है भाई, दोनों के दोनों क्या है, पहले तो देख लेते हैं। ये दे रखा है 35 डिग्री, क्यों है? एकांतर कोण है। कौन से कोण है? अल्टरनेटिव एंगल है, एकांतर कोण। दोस्तों जेड की सेम में बन रहा है, देखो थोड़ा सा इसको अपना बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इसका डायग्राम देखो। ये जो एंगल है वो जेड की शेप में बन रहा है, देखो ये हो रही है। और जेड याद रखना, जेड की शेप में जो भी एंगल बनता है, यानी ये कोण एकांतर कोण होते हैं, ठीक है। मैं बात करता हूँ, तथा एंगल ओ डी सी बराबर एंगल ओ डी सी बराबर एंगल एफ ओ डी, ये भी बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि भाई एकांतर कोण है, एकांतर कोण ये होगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं, मैं इस एंगल की पूछा है, यानी अपने पास ये एंगल कौन सा एंगल, देखो तो ये अपन को जो वैल्यू पूछी है वो एंगल बी ओ डी की वैल्यू पूछी है, बी ओ डी, यानी ये पूरा पूछा है, ये पूरा पूछा है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एंगल बी ओ एफ प्लस एंगल एफ ओ डी, ये लिख सकता हूँ। बी ओ डी ये अपन को दे रखा है एक्स, बी ओ एफ ये दे रखा है 35, एफ ओ डी ये दे रखा है 25 डिग्री। तो मेरे पास एक्स बराबर जो होगा ये कितना हो जाएगा भाई? 60 डिग्री हो गया। क्या हो गया? 60 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा वो देखते हैं कि यदि x बराबर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा और रूट 1 माइनस सी स्क्वायर, और अपन को ये दे रखा है एन सी माइनस 1 बराबर एन सी माइनस 1 हो, तो सी अपॉन 2n 1 प्लस एन एक्स प्लस 1 अपॉन एन अपॉन एक्स का मान ये पूछा है। दोस्तों इसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा देखते हैं। देखो क्या दे रखा है, चूंकि दिया गया है कि क्या दे रखा है अपन को, x बराबर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये दे रखा है। एक तो ये बात दे रखी है, तथा एक बात अपन को दे रखी है 1 माइनस सी स्क्वायर बराबर एन सी माइनस 1। थोड़ा सा पहले इसको सोल्व करते हैं। सोल्व कैसे करेंगे? देखो वर्ग करने पर, ठीक है ना। यह एक काम में से कर लेते हैं, इसको आगे काम में ले लेंगे, क्योंकि दिया गया है कि वर्ग करेंगे तो 1 माइनस सी स्क्वायर बराबर एन सी माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा? 1 माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2n सी प्लस 1। दोस्तों ये मेरे पास आ गया। देखो मैंने 1 से 1 को काट दिया तो मेरे पास कितना बचेगा? सी स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2n सी, ये मेरे पास बचा। ठीक है, तो इसके बाद में मैं बात करता हूँ, थोड़ा सा इसको और सोल्व कर लेते हैं। देखो अगर मैं 2nc को इस डायरेक्शन में ले जाऊँ तो मेरे पास हो जाएगा 2nc बराबर एन स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सी स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लेता हूँ तो एन स्क्वायर प्लस 1, और ये 2nc एक सी से एक सी काट दिया तो 2n इक्वल टू मेरे पास आ गया c इंटू, ये मेरे पास आ गया एन स्क्वायर प्लस 1 समीकरण नंबर 1, ये मेरे पास हो गया। देखते हैं अब पूछा क्या अपन को, c अपॉन 2n 1 प्लस एन एक्स और 1 प्लस एन अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू पूछिए। दोस्तों मैं इसकी वैल्यू रखने की कोशिश कर रहा हूँ। देखना c अपॉन 2n
मैं पहले 1 को इनसे मल्टीप्लाई करूँगा, तो 1 को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आएगा 1 प्लस एन अपॉन एक्स। एन एक्स को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा एन एक्स। एन एक्स को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्स एक्स कट जाएगा तो ये आ जाएगा एन स्क्वायर, ये आएगा। नेक्स्ट देखो, मैं इन दोनों को तो साथ मिला के लिख रहा हूँ और इन दोनों में से एन कॉमन लेके लिख रहा हूँ। तो देखते हैं नेक्स्ट पेज पे, देखो मेरे पास ये आ जाएगा c अपॉन 2n, ये हो जाएगा 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस एन, इसमें से कॉमन ले लिया तो x अपॉन 1 अपॉन एक्स, इसको मैंने मान लिया समीकरण नंबर 2। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात जो करने जा रहा हूँ थोड़ा सा और देख लेते हैं इसको, समीकरण 2 नहीं देख करके तो एक थोड़ी सी बात और लिख देते हैं। यह आ जाएगा c अपॉन 2n 1 प्लस एन स्क्वायर, देखो वैल्यू अभी भी अपन ने निकाली थी, यहाँ से समीकरण 1 से 1 प्लस इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो ये 1 प्लस एन स्क्वायर, 1 प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो 2n अपॉन सी आ जाएगा। देखते हैं, रखते हैं, देखो ये अपने पास कितना आ जाएगा 2n अपॉन सी प्लस एन इंटू एक्स प्लस 1/x, ये आ गया। इसको मैंने मान लिया समीकरण नंबर 2। दोस्तों अपन को क्या दे रखा है, चूंकि x बराबर दे रखा है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, जिसको आइलर पर में अपन क्या लिख सकते हैं, e की पावर आयोटा थीटा। अगर मैं इसको 1/x कर दूं तो 1/e की पावर आयोटा थीटा, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा e की पावर माइनस आयोटा थीटा, जिसको लिख सकते हैं कोस थीटा माइनस का आयोटा साइन थीटा। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है वो आपको थोड़ा सा देखना है। हमें जो वैल्यू निकालनी है वो पहले तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, x प्लस 1/x। तो इसलिए x प्लस 1/x कितना हो जाएगा, देखो ये है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये है कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, साइन से साइन कैंसिल आउट तो हो जाएगा 2 कोस थीटा। समीकरण 1 और 2 से वैल्यू रख दो, समीकरण 2 से देखो 2 में रखते हैं तो ये आ जाएगा c अपॉन 2n, ये है 2n अपॉन सी प्लस एन इंटू एक्स प्लस 1/x, इसकी वैल्यू कितनी है 2 कोस थीटा है। दोस्तों इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो c अपॉन 2n अपॉन सी, ये हो जाएगा 2n कोस थीटा अपॉन 2n और ये हो जाएगा c। 2n से 2n गया, इस 2n से ये 2n, c से c कैंसिल आउट, तो मेरे पास आएगा 1 प्लस सी कोस थीटा, यानी ऑप्शन नंबर जो इसका आ रहा है 1 प्लस सी कोस थीटा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन दे रहा है 1 प्लस सी कोस थीटा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं कि एक स्कूल की कक्षा 11 के 40 विद्यार्थी गणित तथा 30 विद्यार्थी जीव विज्ञान पढ़ते हैं। उसी कक्षा के 10 विद्यार्थी गणित और जीव विज्ञान दोनों पढ़ते हैं। यदि कक्षा का एक विद्यार्थी यादृच्छा चुना जाता है तो प्रायिकता है वह गणित या जीव विज्ञान पढ़ता है। दोस्तों प्रायिकता का काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसके लिए अपन क्या कर लेते हैं, मैं ये मान लेता हूँ, माना अपन ने घटना मान लेते हैं, मैंने ये मान लिया घटना ए, विद्यार्थी द्वारा गणित पढ़ना। घटना बी मान ली मैंने विद्यार्थी द्वारा जीव विज्ञान पढ़ना, और ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन का, तो विद्यार्थी द्वारा गणित और जीव विज्ञान पढ़ना। दोस्तों पहले मैं बात करता हूं, ए अपन ने माना था गणित पढ़ना। गणित कितने पढ़ रहे हैं देख तो सारे के सारे देख सकते हो आप, 40 विद्यार्थी गणित पढ़ रहे हैं, तो यह आ जाएगा 40/100, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से काटेंगे तो 2/5। जीव विज्ञान कितने पढ़ रहे हैं, तो मैं जीव विज्ञान की बात कर रहा हूं, तो जीव विज्ञान कितने पढ़ते हैं, 30% पढ़ते हैं, तो यह आ जाएगा 30/100, यानी मेरे पास हो जाएगा, काटेंगे तो इसको हो जाएगा 3/10। ठीक है, और 3/10 को अपन 0.3 भी लिख सकते हैं, 2/5 का मतलब होता है 0.4। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूं, पी ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होगा दोनों क्या पढ़ते हैं, देखो 10 विद्यार्थी पढ़ते हैं,
तो ये आ जाएगा 10/100 यानी 1/10, तो आ जाएगा 0.1। चूंकि हम जानते हैं कि प्रायिकता का जो योग प्रमेय होता है पी ए यूनियन बी बराबर होता है पी ए प्लस पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी। दोस्तों यहाँ पर अपन को क्या क्या दे रखा है, देखो पॉइंटों में इसकी वैल्यू दे रखी है 0.4, 40 कर लेते हैं, कोई फैक्टर नहीं पड़ेगा। पीबी की 0.3 है तो 0.30 कर लिया, इसका 0.1 है तो इसको 0.10 कर लिया, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। नेक्स्ट पेज की बात करता हूँ मैं, तो यह आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 30 और 40 हो जाएगा 0.70, ये 0.10। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, तो देखो कितना आ जाएगा 0.70 माइनस 0.10, तो यह आ जाएगा 0.60। 0.60 कह दो या 0.6 कह दो, देखते हैं कौन से ऑप्शन में दे रखा है। 0.6 ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या है, राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है, इसका राइट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि ए सदिश गुणा बी गुणा सी सदिश, ये दे रखा है। दोस्तों काफ़ी अच्छी बात है, आपको देखनी है। ए सदिश गुणा बी सदिश गुणा सी सदिश, ये तो फॉर्मूला ही होता है। क्या होता है, देखो फॉर्मूला ये होता है बाह्य सदिश। पहले मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ, अच्छी तरीके से समझ लेना इस फॉर्मूले को। यानी ये तो हो गया बाह्य गुणा, ये हो गया निकटतम। एक मिनट, ये हो गया दूरस्थ। बराबर फॉर्मूला होता है बाह्य डॉट दूरस्थ इनटू निकटतम माइनस बाह्य एक काम करते हैं, इस फॉर्मूले को यहाँ से नेगलेक्ट करके थोड़ा सा इस साइड में कर लेते हैं। देखो अपने यहाँ क्या लिखा था, निकटतम माइनस बाह्य डॉट निकटतम इनटू अपन कहेंगे ये दूरस्थ है। ये क्या है, दूरस्थ। दोस्तों ये बाह्य सदिश हो गया, ये निकटतम हो गया, ये दूरस्थ हो गया। तो बाह्य सदिश बराबर फॉर्मूला क्या लिखाया था मैंने, बाह्य सदिश है यहाँ पर ए डॉट दूरस्थ की जगह यहाँ दे रखा सी, तो ये हो गया सी इनटू निकटतम यहाँ पर बी है, माइनस बाह्य सदिश कौन सा है दोस्तों, बाह्य सदिश यहाँ पर दे रखा है ए सदिश डॉट निकटतम यहाँ पर बी सदिश है, डॉट दूरस्थ यहाँ पर कितना है, दूरस्थ अपन को दे रखा है सी, तो ये सी सदिश। देखते हैं कौन से में आ रहा है, एस सी डॉट बी माइनस ए बी डॉट सी। एस सी देखो, एस सी डॉट बी माइनस ए बी डॉट सी, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या है, राइट आंसर है। ये फॉर्मूला होता है दोस्तों, इसको आपको अच्छी तरीके से देखना है। यानी ऑप्शन 3 इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 बिंदुओं के समरेख होने का प्रतिबंध। दोस्तों ये तो काफी इजी सी बात है, बहुत बार पढ़ी होगी, मैं थोड़ा कंसेप्ट बता देता हूं। 3 बिंदु सरेख होंगे यदि त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है ए सदिश गुणा बी सदिश प्लस बी सदिश गुणा सी सदिश प्लस सी सदिश गुणा ए सदिश बराबर 0। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। 2 का भाग दे देंगे तो ए सदिश गुणा बी सदिश प्लस बी सदिश गुणा सी सदिश प्लस सी सदिश गुणा ए सदिश बराबर 0। ये कंडीशन हो गई 3 बिंदु के समरेख होने की। तो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ये दे रखा है 2i और ये k प्लस ये i प्लस ये दे दिया k j और 2i।
इन सब पे केप लगा हुआ तो केप लगा देते हैं आई जे। दोस्तों मैं 1 मिनट आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ए सदिश, बी सदिश, सी सदिश होता है, उसकी वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है ए सदिश डॉट बी, ए सदिश गुणा बी डॉट सी, ये इसका फॉर्मूला होता है। सॉरी, एक मिनट थोड़ा सा गलत बता दिया। ए डॉट बी क्रॉस सी इसका फॉर्मूला होता है। और दूसरी बात आपको मैं ये बता देता हूँ कि ये मान लेते हैं आई वेक्टर है, ये जे वेक्टर है, ये के वेक्टर है। आई डॉट आई 1 होता है, आई क्रॉस आई 0 होता है, सेम होते 0। जैसे मैंने ऐसे कह दिया आई क्रॉस के कर दिया, देखो आई के बाद में जे आना चाहिए, जबकि यहाँ के आ रहा तो इसको लिखेंगे माइनस का जे, ठीक है ना। तो ये रूल आपको फॉलो करना है। तो देखना, देखते हैं अपन 2i डॉट यहाँ लिख दिया जे क्रॉस के प्लस जे को बाहर ले लिया, ये डॉट ये मैंने लिख दिया जे क्रॉस के प्लस के को बाहर ले लिया, डॉट ये आ गया जे क्रॉस 2i। दोस्तों देखते हैं ये 2i जे क्रॉस के, देखो जे के बाद में के ही आता है, देखो जे के बाद में के ही आता है, तो ये मेरे पास हो गया डॉट आई। दोस्तों जे के बाद में के, देखो जे के बाद में के ही आता है, तो ये मेरे पास हो जाएगा आई। जे के बाद में आई आता है, देखते हैं दोस्तों अपन थोड़ा सा इसको अच्छी तरीके से देखना आपको। देखो जे के बाद में आई नहीं आता, जे के बाद में क्या आता है, के आता है। रूल चेंज होते ही यह आ जाएगा माइनस का 2 के, यह आ जाएगा 2 आई को आई से करेंगे, 2 आई को आई से करेंगे 1, माइनस 2 के को के से करेंगे माइनस का 2। तो मेरे पास कितना आया 2 + 1 -2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो मेरे पास आएगा 1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका राइट है, ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को दे रखा है कि एक वक्र दे रखा है। देखो क्या दे रखा है आपको, एक वक्र दे रखा है sin 2x + cos 2x, x और x बराबर 0 तथा x बराबर π/4 कोटियों के बीच का क्षेत्रफल ये पूछा है। दोस्तों इसके लिए अपन क्या करेंगे वो आपको देखना है। तो इसलिए अभिष्ट क्षेत्रफल, अभिष्ट क्षेत्रफल वो कितनी हो जाएगी, देखो लिमिट पहले से दे रखी है, डायग्राम की आवश्यकता नहीं है। यह अपन को दे रखा है sin 2x + cos 2x dx, ये दे रखा अपन को। इंटीग्रेशन कर दो, sin 2x का कितना होता है माइनस का cos 2x अपॉन 2, cos 2x का होता है sin 2x अपॉन 2। लिमिट हमें दे रखी है 0 से π/4, 1/2 मैंने कॉमन ले लिया, माइनस का cos 2x प्लस sin 2x और लिमिट है 0 से π/4। देखते हैं लिमिट पुट करके, देखो लिमिट पुट करेंगे तो ये मेरे पास हो जाएगा माइनस का cos π/2, π/4 करेंगे तो π/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा sin π/2 प्लस ये आ जाएगा cos 0 माइनस का sin 0, ये आ गया मेरे पास। आप सबको पता है cos 90 0, sin 90 1, cos 0 1, sin 90 0, तो ये मेरे पास हो जाएगा 1 + 1 ये हो जाएगा 2, तो यह आ जाएगा 1 वर्ग इकाई। क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो होता है स्क्वायर यूनिट, यानी इसका एरिया आ जाएगा ये। देखते हैं कौन से ऑप्शन में दे रखा है 1, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को क्या दे रखा है वो देखो। चूंकि दिया गया है कि एक फलन T सेल्सियस तापमान पर फ़ारेनहाइट तापमान में प्रतिचित्रण करता है जो Tc बराबर 9c/5 + 32 द्वारा परिभाषित हो T - 10 की वैल्यू। देखो दिया गया है कि क्या दे रखा है अपन को, ये अपन को दे रखा है Tc बराबर 9c/5 + 32। यहाँ c है तो यहाँ c आया, मैं यहाँ पर क्या पुट कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर पुट किया, पुट c =
मैंने पुट किया है -10 तो रख दो, -10 बराबर हो जाएगा 9/5 इंटू -10 प्लस 32। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 इंटू -2 प्लस 32, ये हो जाएगा -18 प्लस 32, 32 में से 18 जाएंगे तो 14। देखते इसको काट दिया दोस्तों। अपन को क्या दे रखा था यहाँ अपन को ये दे रखा था कि 9/5 इंटू 10 वो भी माइनस के प्लस 32। मैंने यहाँ पर 5 से इसको हटा दिया, देखो 2 बार, तो ये करेंगे -18। ठीक है, देखते ऑप्शन नंबर 14 कौन से में दे रखा है। ऑप्शन नंबर 14 तीसरे में दे रखा है, तो हम ये कहेंगे कि ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आगे के जितने भी क्वेश्चन बचे हैं उसके लिए अगले वीडियो में आपको आगे के क्वेश्चन बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।